हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोसेडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी एंड ऑटो कोरिलेशन। इकोनोमेट्रिक्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये हेटेरोसेडास्टिसिटी है क्या और हेटेरोसेडास्टिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन में फर्क क्या है। इस तरह की कंफ्यूजन रियल लाइफ एग्जाम्पल से आज समझने वाले हैं ये तीनों कंसेप्ट। और यही नहीं, इनसे रिलेटेड सारे टेस्ट जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेज, इनके मेयर्स जो हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और यकीन मानिए आप ये सारा जो आज पढ़ाऊंगी कर जाओगे ना। इस टॉपिक, ये वाला टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेट इकोनॉमिक्स या पीजीटी लेक्चरर, एपी इकोनॉमिक्स के एग्जाम जो रहते हैं, है ना, इससे बाहर इस टॉपिक से कुछ नहीं आएगा। इनके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो भी एग्जाम में आएंगे आप उसका हल कर पाएंगे। और पूरी इकोनोमेट्रिक्स, अगर इसके बाद मन करेगा कि भाई पूरी इकोनोमेट्रिक्स हमको मैम से समझनी है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, तो फटाफट से मेरे कोर्स में एनरोल कर लीजिए मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ठीक है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा पीजीटी लेक्चरर, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स, आरबीआई डीपीआर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस विद हाईएस्ट सक्सेस रिकॉर्डिंग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने ये पहले से ही यहाँ पर थोड़ा लिख लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और मैं कम टाइम में आपको ज्यादा समझा पाऊँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हेटेरोसेडास्टिसिटी की। इसमें हम पढ़ते हैं कि जब एरर टर्म का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। समझिए, ये मेरा एक रिग्रेशन मॉडल है, ये मेरा, हम अपनी कोर्स की क्लासेस में ये रिग्रेशन मॉडल, गोज-मार्कव थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये जो मेरा एक रिग्रेशन मॉडल है, इसमें ये मेरा एरर टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट ना हो, या आप ऐसा समझ लीजिए कि ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन जो एरर टर्म का वेरिएंस है वो चेंज हो, ठीक है, उसको हम हेटेरोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं। जब हम एक क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल करते हैं तो उसमें हम अजम्पशन पढ़ते हैं कि वेरिएंस जो होगा एरर टर्म का वो कांस्टेंट होगा, ये अजम्पशन पढ़ते हैं। पर इस अजम्पशन की वायलेशन को हम हेटेरोसेडास्टिसिटी बोलते हैं, यानी कि एरर टर्म का जो आपका वेरिएंस है, इस तरह से इसको लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूआई स्क्वायर, वो आएगा सिग्मा स्क्वायर आई। आई यहाँ पे हेटेरोसेडास्टिसिटी का सूचक है। जैसे अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखती ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूआई स्क्वायर ऐसे लिखती, तो ये होमोसेडास्टिसिटी होता। ठीक है, बिकॉज ये कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट नहीं है, सो इट इज हेटेरोसेडास्टिसिटी एंड दिस इज होमोसेडास्टिसिटी। समझ गए। अब इसको ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मुझे ना यहाँ पे रिलेशन देखना है इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम एंड कंजम्पशन का डाटा है, उसमें रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो लो इनकम फैमिलीज हैं उनका जो स्पेंडिंग पैटर्न है ना, तकरीबन वो स्टेबल होगा कि हर महीने वो इतना इस पर खर्चते, इतना इस पर खर्चते। जो हाई इनकम फैमिलीज होंगी उनका स्पेंडिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा वेरी करेगा, यानी कि जिनकी इनकम ज्यादा है वो हर बार थोड़ा उनका ज्यादा पैटर्न चेंज होगा कि भाई इस बार घूमने पर इतने पैसे लगा लिए, इस बार बाहर जो है रेस्टोरेंट वगैरह पर खाना खाने के लिए इतना अपना स्पेंडिंग कर दिया, है ना, इस बार फॉरेन कंट्री का ट्रिप लगा। मतलब उनका जो स्पेंडिंग पैटर्न है ना उसमें वेरिएशन ज्यादा होगी, चेंजेस ज्यादा होंगे कंजम्पशन पैटर्न में। पर यही अगर लो इनकम फैमिलीज हैं, इनकम कम है, तो क्या ही वेरिएशन होंगे, जरूरी चीजों पर खर्च नहीं है, ये चीजें जरूरत के लिए चाहिए, इस पर हमको खर्चा करना है, तो उसमें वेरिएशन उनके स्पेंडिंग पैटर्न में इतनी नहीं होगी। ठीक है जी, तो अब क्या होगा इसमें कि एरर वेरिएंस जो है वो इनकम के साथ इंक्रीज होगा। इस केस में हेटेरोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आएगी एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। ठीक है जी, पहले हम ऐसा करते हैं, तीनों के मीनिंग समझ लेते हैं। चलो टेस्ट भी पहले कर लेते हैं साथ में। तो अब हेटेरोसेडास्टिसिटी के अगर टेस्ट की बात करें तो मैंने गुजराती एंड कुर्सियानिस वाली दोनों बुक्स इकोनोमेट्रिक्स की पढ़ी हैं। गुजराती में भी इसके 4 टेस्ट दिए हुए हैं और कुर्सियानिस वाली बुक में भी 4 टेस्ट दिए हुए हैं। मैंने इसके 4 दोनों के मिला लिए आपके सामने, मतलब सारे टेस्ट जो दोनों में दिए हुए हैं दोनों बुक्स को मिलाकर वो रख दिए हैं कि एग्जाम में कोई भी टेस्ट आपको पूछा जाए आप फटाफट से मैच कर दें हेटेरोसेडास्टिसिटी से उसको। ठीक है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, गोल्डफेड क्वांटर टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, पार्क टेस्ट, व्हाइट जर्नल टेस्ट, ब्रुश-पगान टेस्ट। ठीक है जी, तो मतलब ये दोनों बुक्स में ये आपके टोटल हेटेरोसेडास्टिसिटी के इतने टेस्ट दिए होते हैं, क्योंकि 1-2 टेस्ट ऐसे होते हैं जो एक बुक में है दूसरी में नहीं है, एक आधा टेस्ट ऐसा होता है इसमें इसमें नहीं है ना, तो ये चीज इसको, इसके मेयर्स जो है, जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड, जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है, वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड, हेटेरोसेडास्टिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन दोनों की प्रॉब्लम्स के लिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के लिए, जिसमें मैंने आपको ये जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड समझाया था पूरा,
इसका मीनिंग क्या है, इस कैसे अप्लाई करते, पूरा सॉल्व करके पूरा सोल्यूशन डिटेल में समझाया था, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना जाकर पूरी, ठीक है जी। तो आगे आगे कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि क्या इफेक्ट होते हैं अगर एक मॉडल में हेटेरोस्डार्सिटी आ जाए, तो उससे क्या होता है कि जैसे हम वो ब्लू प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, ठीक है, तो ओएलएस एस्टिमेटर्स जो है वो अनबाइज्ड तो रहते हैं, लीनियर भी रहते हैं, पर वेरिएंस उनका लार्ज हो जाता है। अब क्या होता है कि जब वेरिएंस बढ़ जाएगा तो जो एफिशिएंसी की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, यानी कि आपके एस्टिमेट्स जो हैं ओएलएस के वो इनएफिशिएंट बन जाएंगे, ठीक है। ओएलएस क्या होता है और मिनिमाइजिंग रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, इस पर भी मेरा एक पूरा क्लास है इस चैनल पर, यूपीएससी आईएएस की क्लास है, वो देख लेना, ठीक है जी। आगे चलते हैं मल्टी कॉलिनियरिटी पर। मल्टी कॉलिनियरिटी क्या है, देखिए जब हम बोले कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोरिलेटेड है, मल्टी कॉलिनियरिटी ना बेसिकली आपका जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता है उसमें ये प्रॉब्लम आती है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में नहीं, ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल जो है, ठीक है, उसमें ये मल्टी कॉलिनियरिटी की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा नोट x1 प्लस बीटा 1 x2 प्लस बीटा 3 बीटा 1, एक मिनट सेव हो गया, चलो कुछ नहीं है ये, सो प्लस बीटा 2 x3 प्लस एरटम। तो अब यहाँ पे जैसे मल्टी आपको एक से ज्यादा वो दिख रहे हैं ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और अगर ये आपस में कोरिलेटेड हो, ठीक है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी। एग्जांपल समझते हैं अब इसकी भी, जैसे मान लीजिए इस मॉडल में y जो है वो वेज है, ठीक है, वेज रेट है x1, अब वेज रेट डिपेंड करता है x1 यानी कि एजुकेशन, x2 यानी कि एक्सपीरियंस, x3 यानी कि एज, ठीक है जी। तीन तरह के यहाँ पे मेरे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे बात ये है कि जो एक्सपीरियंस एंड एज है ये आपस में कोरिलेटेड है, कि एक नॉर्मल सी बात है कि भाई बंदे को अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसकी एज भी ज्यादा होगी, है ना। कहने का मतलब कि जो मॉडल है वो इजीली सेपरेट नहीं कर सकता इंडिविजुअल इफेक्ट को, क्योंकि ये आपस में कोरिलेटेड है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम मल्टी कॉलिनियरिटी बोलते हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि आपका जो R12 के ये आपके जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, x1 या x2 यू कैन से, इसमें कोरिलेशन 1 के बराबर है तो परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है, अगर लेस देन 1 है तो इम्परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है, ठीक है। तो मल्टी कॉलिनियरिटी के बहुत सारे टेस्ट हैं, फरार ग्लोबल टेस्ट, फ्रिश कन्फ्लुएंस या बंच मैप एनालिसिस भी इसको बोलते हैं, टॉलरेंस एंड वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ये इंटरव्यू में भी इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर से। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का फार्मूला है 1/1 माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आर स्क्वायर का मतलब होता है टॉलरेंस, ठीक है। अब आपका जो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर है, हम इसमें ये चीज होती है कि अगर ये 4 से ज्यादा है या टॉलरेंस 0.25 से कम है तो मल्टी कॉलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी। कहने का मतलब कि VIF जितना ज्यादा हो मल्टी कॉलिनियरिटी उतनी ज्यादा होगी, और टॉलरेंस जितना कम हो मल्टी कॉलिनियरिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर 10 से ज्यादा है और टॉलरेंस 0.1 से भी कम है तो मल्टी कॉलिनियरिटी काफी सिग्निफिकेंट है और इसको दूर करने की मॉडल से जरूरत है, ठीक है जी। अगला इसका जो टेस्ट होता है वो होता है कंडीशन इंडेक्स एंड ईगन वैल्यूज। कंडीशन इंडेक्स बेसिकली स्क्वायर रूट होता है हाईएस्ट ईगन वैल्यू लोएस्ट ईगन वैल्यू का। ईगन वैल्यूज पर भी मेरी इस चैनल पर क्लास है, आप देख लीजिएगा, अदरवाइज कोर्स में मैंने ये चीजें समझाई हुई हैं आपको। और जो कंडीशन इंडेक्स है अगर वो 30 से ज्यादा होता है, द रूल ऑफ थंब इज अगर कंडीशन इंडेक्स 30 से ज्यादा होगा तो मल्टी कॉलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। अब देखिए इतना वैसे डेप्थ में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, दैट मीन्स वो टेस्ट के नाम पूछते हैं बेसिकली ज्यादा, ठीक है। तो अब इसके ना कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ध्यान से देखना, इसके रिजल्ट जो होते हैं। अब एक जैसे हमने पढ़ा था परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी, एक पढ़ा था इम्परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी। अब जो परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है उसके केस में तो ये होता है कि मेरे OLS एस्टिमेट्स डिटर्मिनेट ही नहीं होते, OLS एस्टिमेट्स इनडिटर्मिनेट होते हैं। अगर मल्टी कॉलिनियरिटी परफेक्ट हो डिटर्मिनेट ही नहीं होती, उनकी वैल्यू ही नहीं आती, ठीक है। और वेरिएंस जो है आपका वो इन्फिनिटी लार्ज जाता है, वही चीज जो हेट्रो में भी थी कि वेरिएंस ज्यादा जाता है। और अगर मल्टी कॉलिनियरिटी लेस देन है, लेस देन परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है, तो उस केस में OLS एस्टिमेट्स डिटर्मिनेट होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू फाइंड होगी, पर वही है वेरिएंस इसमें भी आपका काफी ज्यादा जाएगा, लार्ज जाएगा।
अब एक मेरी बात ध्यान से समझना कि हम बार बार बोल रहे हैं हाई वेरिएंस, तो ये हाई वेरिएंस मॉडल में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है? क्यों कहा जाता है कि वेरिएंस कम होना चाहिए, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, है ना, एफिशिएंसी के लिए? ये वेरिएंस ज्यादा हो तो उससे क्या होता है, उससे मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट प्रूव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, आपको याद है हम एक ऐसे टी टेस्ट लिखते हैं ना, बीटा कैप माइनस बीटा ओवर स्टैंडर्ड एरर बीटा कैप, ऐसे लिखते हैं ना। ये स्टैंडर्ड एरर है जो है अब आपका, है ना, बेसिकली दैट रिप्रेजेंट द वेरिएंस, है ना, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये तो अब क्या है कि आपका वेरिएंस जितना ज्यादा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर उतना ज्यादा होगा, टी की वैल्यू उतनी कम होगी, होगा कि नहीं ये चीज, है ना? अगर डिनोमिनेटर ज्यादा आएगा तो टी की वैल्यू उतनी कम होगी, है ना। अगर ये आपका स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है, वेरिएंस ज्यादा है, स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है, तो टी की वैल्यू आपकी उतनी कम होगी। तो अगर आपकी टी की वैल्यू कम हो तो चांसेस होंगे कि मेरा नल हिपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट ना हो, और नल हिपोथेसिस का रिजेक्ट ना होना यानी कि रिजल्ट का सिग्निफिकेंट प्रूव ना होना। कहने का मतलब कि जो मेरी टेबुलेटेड वैल्यू होती है, अगर मेरे टी टेस्ट की वैल्यू उस टेबुलेटेड वैल्यू जो हम टेबल वैल्यू देखते हैं उसके बीच में आए, है ना, तो हम बोलते हैं नल हिपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर उस टेबुलेटेड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू बाहर आए, बड़ी आए, तो हम बोलते हैं कि नल हिपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब अगर आपकी टी वैल्यू ज्यादा आएगी तभी चांसेस हैं नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करने के, यानी कि रिजल्ट को सिग्निफिकेंट तभी प्रूव होगा आपका, है ना। तो अगर टी वैल्यू कम होगी तो ये चांसेस ज्यादा होंगे कि आपका नल हिपोथेसिस रिजेक्ट ना हो, यानी कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट प्रूव ना हो, है ना। पर एम तो है कि रिजल्ट को सिग्निफिकेंट प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने लिखा है हाई वेरिएंस के क्या क्या होता है। हाई वेरिएंस होने से, हाई वेरिएंस होने से कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बहुत बड़े हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब चीजें मैं अपनी हिपोथेसिस वाली क्लास में आपको जो बैच वाले स्टूडेंट्स है करवा चुकी हूँ, आपको पता होगा। नल हिपोथेसिस के एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। टी रेशो जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट होती है, होने के चांसेस होते हैं, और आर स्क्वायर हाई चला जाता है, और जो ओएलएस एस्टिमेट्स हैं और उनके वेरिएंस हैं दैट बिकम सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन डाटा, तो उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। बेसिकली ये उसके प्रभाव पड़ते हैं वेरिएंस ज्यादा होने के, ठीक है। मल्टीकोलिनैरिटी के सॉल्यूशंस में ये आ जाता है कि अगर आप सैंपल साइज बढ़ा दो उससे मल्टीकोलिनैरिटी कम हो सकती है। एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन, इसको हम प्रियोरी इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ड्रॉपिंग कोलिनियर वेरिएबल, जो कोलिनियर वेरिएबल है उसको ड्रॉप कर दो मॉडल से। प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड, ये मेथड्स मैं अपने, अब इसमें तो मैं सिर्फ आपको नेम करवा रही हूँ, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम के लिए ठीक है नेम काफी है, नेम ही पूछे जाते हैं, पर मैंने अपनी बैच क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, हमने मतलब भी समझे हुए हैं सारे। ये प्रियोरी इन्फॉर्मेशन पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड समझाया हुआ है सारा, है ना, पर वो एडवांस लेवल की चीजें। तो पूलिंग डाटा, यानी कि अगर टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा को कंबाइन कर दे तो इससे मल्टीकोलिनैरिटी कम हो सकती है। फिर आगे देखिए, द नेक्स्ट वन इज ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का मतलब है एरर टर्म्स जब कोरिलेटेड हो क्रॉस टाइम। आप ऐसा समझिए कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म। देखिए, अब एरर टर्म्स अक्रॉस टाइम कोरिलेटेड है, यानी कि एरर टर्म ऑफ दिस टाइम पीरियड इज कोरिलेटेड टू एरर टर्म ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड, ठीक है। अब जो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है उसकी असम्पशन होती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई यूजे हो 0, यानी कि जो एरर टर्म है ना, अक्रॉस टाइम एरर टर्म में कोई कोरिलेशन ना हो 0, पर अगर इनमें कोरिलेशन आ जाए, इफ दे आर नॉट इक्वल टू 0, अगर इनमें कोरिलेशन आ जाए देन दिस इज प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, एरर टुडे इज रिलेटेड टू एरर येस्टरडे, जो मैंने अभी आपको समझाया, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, दो वेरिएबल्स हैं जीडीपी ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस टाइम, एक टाइम सीरीज डाटा, यानी कि अक्रॉस टाइम इनमें रिलेशनशिप देख रहे हैं, है ना, कि जीडीपी एट 2009, जीडीपी एट 2010, इस तरह हम ले रहे हैं अक्रॉस टाइम सीरीज जीडीपी ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट का डाटा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक साल जीडीपी शॉक आया तो वो नेक्स्ट ईयर को भी इफेक्ट कर सकता है, मतलब एक पीरियड की वैल्यू दूसरे पीरियड की वैल्यू को इफेक्ट कर सकती है। सो दैट मींस एरर इन 2024 मे बी रिलेटेड विद एरर इन 2023, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, समझ गए।
अब ऑटो कोरिलेशन के टेस्ट में आ जाता है पहला डर्बिन-वैटसन स्टैटिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा आपका एक नॉन न्यूमन रेशियो टेस्ट होता है और एक दो बार से पूछा जाने लगा एग्जाम में लजुंग बॉक्स क्यू स्टैटिस्टिक, डिफिकल्ट सा नाम है ना, याद रख लेना, पर लजुंग बॉक्स क्यू स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो अब ये जो आपका डर्बिन-वैटसन है, इसका ये फार्मूला देख लो ध्यान से, D is equal to 2 1 minus lambda cap. Lambda cap is the coefficient of autocorrelation. D is Durbin-Watson statistic. ठीक है। सो ये जो आपका Durbin-Watson statistic होता है, ये 0 to 4 रेंज करता है। ध्यान से इस चीज को समझिए। अगर आपका लैम्डा कैप 0 है, अब लैम्डा कैप 0 होने का मतलब क्या है कि ऑटो कोरिलेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये ऑटो कोरिलेशन का कोफिशिएंट है। तो अगर लैम्डा कैप 0 है तो आप पुट करके देखो, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी फाइंड करो, है ना। तो डी आपका 2 आएगा। अगर आपका लैम्डा कैप -1 है, -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, तो डी की वैल्यू 4 आएगी। अगर लैम्डा कैप इक्वल टू 1 है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन, है ना, तो जो आपकी इसकी वैल्यू है वो डी की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है जी। इसके अलावा इसके मेजर्स, वही मैंने आपको बोला था जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। अच्छा, आपको एग्जाम में पूछा जाए जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड हेटेरोसेडासिटी का भी सोल्यूशन है, ऑटो कोरिलेशन का भी सोल्यूशन है, पर मल्टी कॉलिनैरिटी का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी। और जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर पर पूरी वीडियो जरूर देख लेना जिसकी मैंने बात करी है। ठीक है। दूसरा एक इसका होता है कोकरेन ओरकट इटरेटिव मेथड, ये आपकी कुछ सैनिज वाली बुक में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है इस मेथड को, ये भी ऑटो कोरिलेशन का मेथड है। कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट क्या होते हैं ऑटो कोरिलेशन अगर आ जाए तो सेम इसके रिजल्ट हेटेरो वाले होते हैं, जैसे हेटेरोसेडासिटी के रिजल्ट थे कि ओएलएस एस्टिमेट्स अनबाइज्ड रहते हैं पर उनका वेरिएंस ज़्यादा जाता है जिस कारण इनएफिशिएंसी आती है, प्रिडिक्शन इनएफिशिएंसी, और ओएलएस एस्टिमेट्स के वेरिएंस लार्ज होने से और क्या क्या होता है वो मैंने आपको सब समझा दिया है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ये बताइए कि ऑटो कोरिलेशन एंड कोरिलेशन में क्या फर्क है। ध्यान से समझिए, कोरिलेशन में हम पढ़ते हैं दो वेरिएबल्स में रिलेशन, एक्स है वाई है, उन दोनों में रिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में हम पढ़ते हैं एक ही वेरिएबल की सक्सेसिव वैल्यूज में कोरिलेशन, जैसे एरर टर्म है 2008, एरर टर्म है 2009, सेम वेरिएबल की सक्सेसिव वैल्यूज में कोरिलेशन, वो ऑटो कोरिलेशन है। समझ गए बात को। तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चाहे आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट हैं चाहे आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। नहीं है तो हेल्पफुल है ही, अगर हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रिवीजन हो जाएगी एक बार सारी दोबारा से। हालांकि ये चीज़ें सारी मैंने 1-1.5 घंटे की क्लास में आपको करवाई हुई है अपने कोर्स में, पर एक बार अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी रिवीजन के लिए। वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप कौन कौन से टॉपिक्स और समझना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, और अगर अपना एक अटेम्प्ट कम देना चाहते हैं अपना नेट का JRF का तो कोर्स में इनरोल कर लीजिए। अभी बैचेस लाइव चल रहे हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट्स में बता दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।